बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ा अपडेट आपको बता दें, चंडीगढ़ में सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, हरियाणा निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसी प्रकार का एक विषय, और वो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ विषय है। यानी जैसे कहते हैं ना कि जमीन से जुड़ी बात हो तो बड़ी मजबूत होती है। तो आज एक ऐसा विषय आपके सामने रख रहा हूं जो जमीन से जुड़ा हुआ है। हमने एक शब्द सुना है, इंतकाल, सुना है ना। लेकिन आज से पहले जो व्यवस्थाएं चल रही थी वो इंतकाल के लिए आदमी लगा रहता था और सालों साल लगा रहता था। इंतकाल हो नहीं पाता था और उस आदमी का इंतकाल हो जाता था। इंतकाल का डबल मतलब। तो इसलिए वो आदमी का इंतकाल ना हो तो जो पहले वाला इंतकाल है, जमीन का इंतकाल, वो कैसे हम ठीक से कर सकें। हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ी घोषणा हमने 2019 में की थी और वो घोषणा थी कि नए इंतकाल को समयबद्ध सीमा में ऑनलाइन करने की सेवा शुरू करेंगे। ये हमारा जो मैनिफेस्टो था उसमें हमने किया था और उस अनुसार आज हमने एक नई व्यवस्था आपको देने के लिए, आपके माध्यम से जनता को देने के लिए शुरुआत कर रहे हैं कि अब जो इंतकाल है वो रजिस्ट्री जैसे होगी उसके तुरंत बाद इंतकाल करने की व्यवस्था वो शुरू हो जाएगी। किसी को किसी के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, अपना इंतकाल चढ़वाओ, नाम बदलवाओ। अब उसकी निश्चित प्रक्रिया यह है कि जिस दिन रजिस्ट्री हुई 10 दिन तक वो पोर्टल पर रहेगी और उस पोर्टल पर यदि किसी ने ऑब्जेक्शन कोई देना है तो वो ऑब्जेक्शन दे सकेगा और वो सबको दिखेगा, सरकारी अधिकारियों को भी दिखेगा। मान लो किसी का ऑब्जेक्शन है वो भी दे सकते हैं, जनता को भी दिखेगा वो भी दे सकते हैं। और 10 दिन तक कोई आ गया ऑब्जेक्शन तो वो जो म्यूटेशन है वो कंटेस्टेड मानी जाएगी। कंटेस्टेड मतलब अभी ये जब तक इसका फैसला नहीं होता तब तक ये इंतकाल नहीं होगा। अगर 10 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो ऑटोमेटिकली उस जमीन का इंतकाल हो जाएगा और वो फिर अपने आप रजिस्टर में नाम बदल जाएगा, मालिक का नाम बदल जाएगा, उसमें अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे व्यवस्था परिवर्तन का हम काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आज तक के जितने काम किए हैं उसमें सुविधाएं तो सभी में मिल रही हैं, लेकिन ये एक ऐसी सुविधा है जिसकी लोगों को बहुत बड़ी इंतजार थी। चाहे शहरी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गांव की प्रॉपर्टी हो, तो उन सब का इंतकाल अब ऑटोमेटिक करने की हमने सुविधा कर दी है और इसका एक पोर्टल हमने बनाया है। उस पोर्टल को क्या लॉन्च करना है, इस पोर्टल का मैं अभी ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ म्यूटेशन इन वेब हेल्थ बाय सो एंड सो। तो एक विषय तो ये आपके सामने रखना था। दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ विषय है, इसके बारे में वैसे प्रस्तुतिकरण भी है। चलिए पहले वो करिए। ठीक है, ठीक है। 1 मिनट से अधिक नहीं। हाँ, आप बीच का बटन दबाते जाएंगे तो स्लाइड बढ़ती जाएगी। आप करिए इसको। हाँ। तो ये सब 4 तरह की रजिस्ट्रियां आज होती हैं। सेल, गिफ्ट या रहन जिसको कहते हैं, मॉर्गेज विद पोजेशन, या फैमिली ट्रांसफर जो पारिवारिक एक्सचेंज होता है। तो इन चारों को वेब हेलरिस पे ही आपको जानते हैं रजिस्ट्री होती है। तो जैसे मुख्यमंत्री ने बटन दबाया है, इसके बाद से जैसे ही रजिस्ट्री होगी अगले ही क्षण ऑटोमेटिकली म्यूटेशन जनरेट हो जाएगा और जो रजिस्ट्री के आंकड़े हैं, कौन किसने किसको बेचा, कितना बेचा, वो आ जाएगा। और जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये सारा डेटा जो है पब्लिक को इस प्रकार से दिख जाएगा, यानी रजिस्ट्री होने के 10-15 मिनट के अंदर अंदर ये इंतकाल जिसको हम कहते हैं पड़त पटवार जो उसकी है, ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति इसको देख सकता है। और इस पे आपत्ति करने के लिए आगे बटन बनाए गए हैं। वो जो है म्यूटेशन जनरेट होने के बाद, ये आपने देखा इसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्शन। तो अगर ऑब्जेक्शन होगा तो जैसे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 10 दिन में एक भी ऑब्जेक्शन आ गया तो इंतकाल कंटेस्टेड या मुतनाज़ा इंतकाल हो जाएगा, जो एसडीएम को चला जाएगा, और नहीं आया तो वो सीआरओ द्वारा स्वीकृत कर दिया जाएगा।
और ऑब्जेक्शन जो करेगा वो PDF कॉपी चाहे 100 पेज की लगा दे, चाहे 200 पेज की, कि मेरे पास ये निर्णय है, ये अदालत का फैसला है, वो उसको हर तरह की सुविधा उसमें ऑब्जेक्शन करने की है। तो ये हो ही गया कि या एक्सेप्ट या रिजेक्ट। धन्यवाद। हिंदी में वो शुरू में चॉइस है, आप इंग्लिश में देखना चाहते हो, जमाबंदी वाला जो पोर्टल है, हिंदी इंग्लिश जो इसमें आप चाहें उसमें देख सकते सर ये कोर्ट की डिग्री वाले जो ऑर्डर, हाँ कोर्ट की डिग्री के आधार पे हो। नहीं, ये सिर्फ वो हैं जो सेल, मॉर्टगेज या ट्रांसफर, फैमिली ट्रांसफर और या गिफ्ट। क्योंकि डिग्री के बाद तो रेवेन्यू को अपना काम करना होता है। डिग्री जब होती है तो फिर रेवेन्यू उसको एक्सेप्ट करके उसकी फर्दर प्रक्रिया वो करते हैं, उसके बाद ये लागू होगा जी। ऐसा ही एक दूसरा जो व्यवस्था हमने बनाई है कि जो रजिस्ट्रियां हैं वो सब तहसीलों में होती हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार वो सब करते हैं। अब से व्यवस्था की गई है कि सभी SDMs जो उनके हेडक्वार्टर की तहसील है और सभी DROs जो उनके हेडक्वार्टर की तहसील है, DROs हमें होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठते हैं, SDM सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर होते हैं, तो DROs का जो हेडक्वार्टर है उस तहसील की रजिस्ट्रियां अब तहसीलदारों के अलावा ये लोग भी कर सकेंगे। यानी केवल तहसीलदार के पास ही जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके तहसील में यदि SDM है तो वहां जाके करा सकते हैं, अगर DRO है तो वहां जाके करा सकते हैं। हाँ, कुछ समय के बाद हम ऐसी योजना बना रहे हैं कि इन स्थानों पर, चाहे वो सब नायब तहसीलदार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे DRO हो और चाहे कोई भी SDM हो, इनके ऑफिस में व्यवस्था करने के बाद हम पूरे जिले की रजिस्ट्री किसी भी ऑफिस में करा सकेंगे। अभी तो तहसील के अंदर की करा सकेंगे, फिर पूरे जिले की करा सकेंगे। बहुत जल्दी उसका भी हम सिस्टम बना करके और आपको आपके माध्यम से हमारे लोगों को हम बताएंगे। ये तो शुरू समझो क्या हो गया, आज से, कल रात को नोटिफिकेशन हुई है सर। हाँ। आज से शुरू है। हाँ, कल नोटिफिकेशन हो चुका है तो आज से समझो, हाँ? सोमवार से। हाँ, तो वो जो बीच में कुछ टाइम उनको व्यवस्था करने का कंप्यूटर वालों को जरूरी होता है, हाँ, सोमवार से ये शुरू हो जाएगा। हाँ, वहीं जहाँ कराएगा वहीं। यानी तहसीलदार की सारी पावर्स जो हैं रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो हैं वो सभी अब DROs को और SDMs को दे दी गई। उसको भी एक प्रकार का, हाँ, तहसीलदार के साथ एक प्रकार का वो भी सब रजिस्ट्रार की उसकी जो पावर्स हैं रजिस्ट्रेशन के संबंध की वो सारी उसको हो गई। तो जो तहसीलदार करता है वो करेगा। हाँ, यानी एक प्रकार से वो तहसीलदार की और भी पावर्स होती हैं, केवल सब रजिस्ट्रेशन की जो पावर है उसको मिली है। फुल फ्लेज तहसीलदार तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन की पावर्स ये अब SDM को और DRO को भी दे दी गई। जैसे इन्होंने बताया वही मंडे तक व्यवस्था वेब हेलरी सिस्टम में वो सब आज बन भी जाएगी। लेता है तो तहसीलदार या नायब तहसीलदार वो चूज कर सकता है। अरे व्यवस्थाएं बटन SDM और DRO व्यवस्थाएं ऐसी बना देंगे कि टाइम लेने की जरूरत ही नहीं पड़े, सीधा जाओ रजिस्ट्री करा के आओ। आखिर ये तो पुराने विषय है कि लाइन लगा के टाइम ले, फिर कोई करंट में कराओ, कोई वो क्या उसको बोलते हैं पैसे स्पेशल दे के क्या तत्काल में कराओ, कुछ और कराओ। धीरे धीरे देखिए कोई जमाने चले गए। उन जमानों में वो जमाने भी थे जब आपको किसी समय के लिए बुक कराने के लिए 1 महीना पहले गैस सिलेंडर बुक कराना पड़ता था। अब गैस सिलेंडर लोग कहते ले लो गैस सिलेंडर ले लो, गैस वाला आया। तो चीजें धीरे धीरे अब युग भी बदल रहे हैं, व्यवस्थाएं भी बदल रही हैं। जनता की तकलीफ दूर करना ये हमारा काम। कोई तकलीफ हो रही है हमारे पास लाओ, यथा समय जितना लगना वो लगेगा, लेकिन उसकी तकलीफ दूर करना हमारा काम है। हमको जनता इसीलिए चुनती है। एक तीसरी एक अनाउंसमेंट जिसकी उत्सुकता आपको पहले भी थी, आपने पूछा भी था, मैंने उसका मैं कहा था जल्दी इसका उत्तर हम देंगे। और वो व्यवस्था ये है कि जो अनमैरिड लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 साल से लेकर 60 साल तक, यानी एज सुन एज एन अनमैरिड पर्सन बिकम्स 45, उसके बाद मंथली पेंशन का 2750 रुपया वर्तमान में वो भी हकदार हो जाएगा, बशर्ते कि उसकी इनकम 1,80,000 रुपये तक ही है। अब ये सिर्फ
जो बीपीएल परिवार हैं उनके अनमैरिड लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 से 60 की 2750 रुपये की पेंशन उनको मिला करेगी। ये डिमांड वैसे तो बहुत पुरानी है। हमारे एक एमएलए विधानसभा में भी कई बार कहा करते थे पिछले टर्म में, तो उस समय वो अगला विषय वो भी करता हूँ। अभी तो एक कैटेगरी है अनमैरिड की। अब दूसरी कैटेगरी है कि जो विधुर क्या बोलते हैं, विडोवर, विधवा महिला होती है, विदुर पुरुष होता है। हाँ। तो जो पुरुष जो विदुर हो जाता है, जिसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को 3 लाख रुपया और उससे इनकम कम है, जो हमने विधवा और ओल्ड एज में भी की हुई है, और आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष तक, इनको भी वर्तमान 2750 रुपये की दर से पेंशन मिला करेगी। डिमांड ये थी। हाँ। लेकिन दूसरी भी आ गई थी, वो पिछले कुछ हफ्ते अनाउंस हो गई तो लागू हो गई। नोटिफिकेशन आज अगर अनाउंस किया है तो अनाउंसमेंट सीएम की होती है, तो हाँ, क्योंकि नोटिफिकेशन करके जुलाई से हम दे सकते हैं। नोटिफिकेशन का कैबिनेट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, हो जाएगी, लेकिन हम 1 जुलाई से इसको लागू कर देंगे, चाहे उसको पोस्ट फैक्टो भी लेना पड़ेगा। संख्या हाँ वो तो मिलेगी, वो तो उसके बाद बुढ़ापा ही मिलेगी। जैसे कल हमने बताया था कि जो विधवा है उस पेंशन का नाम फिर बुढ़ापा पेंशन हो जाएगा, तो इनकी भी 60 साल का बुढ़ापा हो जाएगी। दोनों नहीं भाई, 40 से 60 ये है, 60 के बाद वो है बुढ़ापा पेंशन। एक मिनट बाद में ले ले, बाद में हाँ, मैं संख्या इसकी बता रहा हूँ, आंकड़ा बता रहा हूँ। हाँ, कुल मिलाकर के इन दोनों वर्गों में 71,000 लोगों को लाभ मिलेगा, जो रफली 20 करोड़ रुपया मासिक, अर्थात 240 करोड़ रुपया साल का, ये सरकार के एक्सचेकर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ, उसमें लगभग 65,000 के आसपास तो अविवाहित है, पुरुष और महिलाएं, 45 से 60, 80 से नीचे, और 5,700 ये हैं विदुर पुरुष 40 से 60, जिनकी आय 3 लाख से नीचे है। 5,687 आज हमारे पास भी परिवार पहचान पत्र का डाटा इस समय है। इसमें कुछ परिवार ऐसे हैं जो अनवेरिफाइड हैं, ज्यादा नहीं है, कोई 200-250 ऐसे हैं जिनके वेरिफिकेशन होने के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। एक इसी के साथ हमारे जो अनुसूचित समाज के लोग हैं, कल वो आए थे। 2017 में एक आंदोलन किया था उन्होंने, किसी एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध उनका आंदोलन था, देशव्यापी किया था। हरियाणा में भी उनके खिलाफ कुछ मुकदमे हो गए थे, 54 मुकदमे थे, सैकड़ों लोग उसमें नामजद थे। कुछ गिरफ्तार हुए, बाद में बेल पर छूटे हैं, कुछ गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं लेकिन नामजद वो हैं। तो ऐसे हमने फैसला किया कि सभी 54 मुकदमे, बशर्ते को बहुत सीरियस ना हो, तो जो लीगल जो भी एक प्रोसेस रहती है उसके हिसाब से उनको वापस लेने का ये निर्णय किया है। 54 हैं, और नामजद तो कितने हैं पता नहीं, लेकिन 117 लोग ऐसे थे जो गिरफ्तार हुए थे और जिनकी बेल हुई। आज के प्रमुख विषय तो यही थे। बाकी हमने कैबिनेट के विषय सब आपको बता ही दिए थे। ये जो ये अनमैरिड हैं और ये विधवा, इनको पेंशन देने के पीछे वजह मतलब क्या सामने क्या है, मतलब क्या डिमांड? देखिए, सामान्यतः ध्यान में आता है कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो अविवाहित व्यक्ति होता है उसको थोड़ा सा उसके मान सम्मान को बड़े होने पर थोड़ा ठेस सी लगने लग जाती है। वो लोग कहते भी हैं कि हमको लोग जो है ना दूसरी दृष्टि से देखते हैं, तो इसलिए हमारा मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। तो मान सम्मान में एक ही छोटा प्रकार है, कोई हम एकदम कोई उनकी वैसी स्थिति तो नहीं ला सकते जैसी वो चाहते होंगे, लेकिन ये सब होने के बाद कोई उसकी आवश्यकताएं हैं परिवार की, तो वो यानी अपनी कोई आवश्यकताएं तो वो उसकी पूरी हो सकती है। परिवार तो उसने बनाया ही नहीं है, तो उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं। किसी को छोटा मोटा मानो बहन है, कोई और है, किसी को लेना देना वो अपना कर सकता है। तो कुल मिलाकर के
आय जिसकी बहुत कम है उसको एक सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन जीने में कुछ सहयोग हो जाए, ये हमने पीछे आया था कि जो अविवाहित है उनको फैमिली आईडी नहीं मिला, परिवार से नहीं, ऐसा नहीं, क्यों ऐसे भी सब बात वाली आ रहा है? ऐसा तो नहीं है। केवल इतना ही था, कुछ लोगों ने अविवाहित होने के नाते से सिंगल मेंबर फैमिली का एक अपना फार्म भरना शुरू कर दिया था कि हम ही अकेले। अब थोड़े बहुत लालच होते हैं उनके कि अलग से हमको AAY का फायदा मिल जाएगा, अलग से हमको आयुष्मान का कार्ड का फायदा मिल जाएगा, तो ऐसे कुछ लाभ होते हैं। हमने ये तय किया कि हम उसकी वेरिएशन करेंगे। अगर वो परिवार के साथ रहता है तो जिस परिवार में रहता है उसी के साथ उसकी फैमिली आईडी बनेगी। अलग से केवल इसलिए कि मैं अविवाहित हूँ इसलिए नहीं बनेगी। और फार्म को आवेदन कर सकते हैं, वेरीफाई करने के बाद हाँ, जो भी स्थिति उस बिल्कुल। तो 45 से 50 साल के लोगों को लाभ मिलेगा और सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये तमाम बातें उन्होंने साझा की हैं। तो 27 से 50 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी और 45 से 50 साल के लोगों को इससे लाभ मिलेगा। सीएम मनोहर लाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम बातें साझा की हैं मीडिया के सामने। वहीं इंतकाल के लिए पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और जनता के हित में कई योजनाएं शुरू की गई हैं। सीएम मनोहर लाल ने ये तमाम बातें अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। विधुर पुरुषों के लिए भी पेंशन योजना है और 2750 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। 45 से 50 साल के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सीएम मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी हरियाणा निवास में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई और इस दौरान उन्होंने विपक्ष के आरोपों पर भी जवाब दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये तमाम बातें साझा की हैं। उन्होंने कहा है कि जनता के हित के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उसी समय उसकी म्यूटेशन हो गई, तो म्यूटेशन होने के बाद अगला आदमी फिर जब रजिस्ट्री कराएगा तो उसको समस्या नहीं आएगी, हाथ हाथ उसको मिल जाएगा। पिछली चीजों को संभालने में अभी थोड़ा और समय हमको लगेगा। म्यूटेशन की जैसे बात करी, उसमें अभी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई। आपने सत्र के दौरान में घोषणा करी थी कि 7 के भी जहाँ पे पेंडिंग केसेस हैं और वो क्लियर हो गए हैं, उनकी क्लियरेंस होने के बाद एकदम से रजिस्टर हुए, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटल जो समस्याएं हैं, जैसे मैंने बताया, उसको एक एक करके ठीक कर रहे हैं। बड़ी समस्या है जो अनऑथोराइज कॉलोनीज अभी हैं। कॉलोनीज को ऑथराइज करने का एक अभियान हमारा चल रहा है, वो यूएलबी भी चला रहे हैं और टाउन कंट्री प्लानिंग भी बना रहे हैं। जो तो शहर का अर्बन एरिया है उसमें तो यूएलबी करेगी, जो उससे बाहर कोई कॉलोनियां बनी है उसको टाउन कंट्री प्लानिंग करेगी। उसमें कई ऐसे प्रावधान करने की आवश्यकता है, चाहे वो नीति पॉलिसी में होगा, कोई लॉ में होगा, वो सब चीजें एक एक करके कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों में कुछ घोषणा की भी थी 67 या समथिंग लाइक इतनी, जो उससे पहले एक बार 600 की थी। तो ये 1200 ऐसी नई, 1200 तो बोल के यूएलबी की है, 800 उसमें टाउन कंट्री प्लानिंग की भी है। 2000 ऐसी कॉलोनीज की लिस्ट हमारे पास है जिसको हमने अप्रूव करने का प्रोसेस चालू किया, उसको जल्दी करेंगे। सीएम साहब, SIL को लेकर पंजाब हरियाणा में काफी लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। अब हिमाचल के मुख्यमंत्री ने एक प्रपोजल दी है कि हम सतलुज का जो पानी है हरियाणा को सीधा दे सकते हैं, बशर्ते कि हरियाणा उनके पास अपने ऑफिसर भेजे या जो कागजात है वो भेजे। देखिए, इनफॉर्मल बातें हैं, सुझाव हमारे पास भी आए हैं। अभी इसका ऑफिशियल कहीं भी कोई, लेकिन मुख्यमंत्री उन्होंने ऑफर की है, क्योंकि कोई SYL की आवश्यकता उनकी नहीं है। SYL की आवश्यकता तो हरियाणा की ही है, तो आवश्यकता हमारी है, हम उसका अध्ययन करेंगे। सीधा पानी आपको सतलुज का सीधा हरियाणा को ही दे देंगे, पंजाब को बाईपास ही कर। मेरा क्या कहना है, ये उनकी ऑफर है, मैं स्वागत करता हूँ, उसका दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर्मली जब हम इसका विचार करेंगे, हमारा डिपार्टमेंट विचार करेगा, टेक्निकल चीजें हैं और केंद्र से भी हमको एक बार बात करनी पड़ेगी कि जो पहले वाला समझौता है, आखिर वो समझौता भी उसके बदले में ये पक्की बात हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसा ना हो कि आगे प्रसाद मिला नहीं तो पीछे वाला कुत्ता ले गया। तो चंडीगढ़ तक हिस्सेदारी मांगी है हिमाचल ने, वो उनका एक कहीं लिखा हुआ है, कहीं डॉक्यूमेंटल उसमें है कि 7% शेयर चंडीगढ़ का भी है। जो भी को कोई ऐतराज नहीं है सर, क्योंकि आपका भी पर्टिकुलर देखिए जब ये डिवीजन का विषय आता है, ये तब की बातें हैं। ये कोई एक चीज अलग अलग से नहीं विचार की जाएगी। ये तो जिसको कहना चाहिए ना, एक मुश्त सारी बातें आएंगी। उसमें फिर चंडीगढ़ होगा, उसमें हिंदी स्पीकिंग एरिया होगा, उसमें SYL होगा, उसमें हाई कोर्ट होगा, उसमें कितने विषय हैं। असेंबली का भवन है। को लेकर भी उन्होंने कल कहा कि
वाटर टैक्स को लेकर भी बातचीत हो रही है, लेकिन या तो वो कह रहे हैं कि हम समझाने में नाकामयाब हो रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री किसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से। कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, हमें हरियाणा की जनता पर वजन नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा अगर वो हमको एक सिद्ध करके दे देते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी टैक्स का कोई ऐसा टैक्स जो इंटरस्टेट एक एसेट है या एक इशू है, उसमें वो टैक्स लेकर के अपनी जनता को टैक्स दे और उसका वजन बाकी स्टेट्स पर पड़े, ये लॉजिकली भी ठीक नहीं है, एथिकली भी ठीक नहीं है। लेकिन सीएम साहब उन्होंने 3 मेंबरों की कैबिनेट कमेटी एक बना दी है जो सारा रिव्यू कर रही है, और जल्दी ही उन्होंने कहा है कि इसकी रिपोर्ट और वो जो भी जब रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे। हमारा तो एक ही शर्त है, हरियाणा की जनता पर उसका कोई वजन नहीं पड़ना चाहिए। बस। आज इंतकाल का हुआ है, सिर्फ बहुत बढ़िया हुआ है, क्योंकि महीनों इंतकाल नहीं होते थे, लोग धक्के खाते थे। नहीं, मैंने तो कहा इंतकाल ना होता, उनका इंतकाल हुआ था, कहता था। सर ये जो टाइम लिमिटेड है कि 10 दिन में ही कोई ऑब्जेक्शन दे सकता, बाई चांस कोई बाहर गया होता है, किसी को परिवार को पता नहीं होता कि फला जगह की रजिस्ट्री हो रही है, तो मान लो 10 दिन उसको नहीं मालूम पड़ा, तो उसके बाद वो ऑब्जेक्शन कर सकता है या उसको नहीं। देखिए, उसके लिए जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, कोर्ट्स के सिस्टम है, वो तो सबके लिए खुले होते हैं, लेकिन रेवेन्यू की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने अपना सिस्टम कर दिया। अब एक उस आशंका के कारण से और हम सारी जनता को परेशान करें, वो ठीक नहीं है। हमने एक सिस्टम बनाया है और ये सिस्टम अब प्रचारित होगा, सबको पता लगेगा, और सबको पता लगने के बाद जब रजिस्ट्रेशन होती है, उस रजिस्ट्रेशन में जो मालिक लोग होते हैं, अगर उसमें ज्वाइंट प्रॉपर्टी भी है, उसमें भी हम सबको मैसेज देते ही हैं। 10 लोगों की प्रॉपर्टी है तो 10 के 10 को कोई एक आदमी ना बेच जाए, उनको सबको इन्फॉर्मेशन जाती है। उस समय विद इन 10 डेज ऑनलाइन सारी चीजें हैं, यहाँ बैठा, यहाँ लिखी हुई चीज सारे वर्ड में कोई कहीं भी देख सकता है। तो ये तो मतलब उसको स्वयं ही उसको चुस्त होना पड़ेगा। कोर्ट पेश करके दोबारा वो तो आज भी धक्के खाते ही है, आज भी धक्के खाते हैं। कितनी आगे स्वामित्व में हमारी योजना काफी आगे बढ़ी, कितनी जितनी हो गई उसका कोई डाटा हुआ? स्वामित्व जो शहरी दुकानों की लालडोरे के अंदर की, हाँ, सर 25,16,000 की टाइटल डीड्स 16,000 विधानसभा के लिए जमीन कब तक मिल जाएगी? 16 उसका एक कोई डॉक्यूमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को गया है, बहुत जल्दी क्लियर होगा तो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी शुरू हो जाएगी तो बताया ना, अब वहां से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हमको क्लियरेंस जल्दी मिल जाए, क्योंकि ये सारा एरिया ऐसा है जो फॉरेस्ट के सिस्टम में क्लियरेंस लेनी पड़ती है। तो साइट फाइनल होगी सर? साइट फाइनल है। कौन सी है सर? आपको कितनी बार बताया भाई, हाँ लाइट, कितनी बार विषय आपके पास। देखिए, मैंने बताया कि सिस्टम्स को ठीक करना तो उसकी तकलीफें तो होती हैं। इनको किसी ने हाथ लगाया नहीं, सब डरते थे। हमने कहा कि नहीं, हमने जनता को सुख अगर पहुंचाना है तो थोड़ा समय प्रसव पीड़ा जैसी होती है ना, तो रिजल्ट तो अच्छा ही होता है, लेकिन वो प्रसव पीड़ा होती है। इस नाते से ये एक थोड़ी तकलीफें हमको ध्यान में है, लेकिन इसमें सबसे पहले तो प्रॉपर्टी आईडी उसको ठीक करना। हर सप्ताह कैंप लग रहे हैं, 2 बार लग चुके हैं। मेरा उनको एक निर्णय हमने करके बताया हुआ, डायरेक्शन दी हुई है, हर सप्ताह 2 दिन का कैंप लगेगा, जब तक किसी केंद्र पर वो दिन आए कि एक भी व्यक्ति नहीं आया कंप्लेंट का। उसमें हम प्रोएक्टिव होकर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उसका साथ साथ निदान भी हो रहा है। बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आया कि हमारी प्रॉपर्टी आईडी ठीक हो गई है। नहीं, लंबे तो इसलिए कि जब ज्यादा जो एप्लीकेशन आएंगी और वहां जितना उनके पास स्टाफ है, बल्कि आज मैंने डिप्टी कमिश्नर को अभी सवेरे 10 बजे कहा है, उनको ये कहा कि आप यूएलबी का जहां रश ज्यादा है उनको मुहैया कराइए इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर देने कंप्यूटर दो, वर्कफोर्स देनी वो दो, लेकिन यहाँ पेंडेंसी ज्यादा न रहे। तो 2 दिन में 3 दिन में उसको ठीक करते हैं। उनको सप्ताह भर काम करना होता है। शनिवार रविवार तो एक प्रकार से कंप्लेंट्स लेने का काम ज्यादा है, जो हाथों हाथ ऑन द स्पॉट ठीक हो जाए अच्छा, जो स्पॉट ठीक नहीं होती तो नेक्स्ट 3-4 दिन में उसको ठीक करते हैं। कोई है हमारे पास अभी इस बार का फिगर यूएलबी का? हाँ, वो आपको उपलब्ध कराएंगे। वो एक डाटा आया था कि 8 लाख के आसपास के लोगों की शिकायतें आई प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करने के लिए, उसमें से 5 लाख हो गई थी, 3 लाख बाकी थी। हाँ, तो वही आप जो बता रहे हैं, 3 लाख के लगभग बाकी थी। 8 में से 5 ठीक होगी, 3 बकाए थे। हाँ, लेकिन जो विधानसभा में इसका जवाब दिया था तो 5% का जो छात्रों का कि अपने चेक कर लिया उनको ठीक पाया। एट रैंडम चेक किया था, सब नहीं की थी। बाद में हमने सबसे कंप्लेंट ली है। अब उस 3 लाख 3.5 लाख में भी शिकायत कितनी जेन्युइन है कितनी नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें डॉक्यूमेंटल ऐसी होती है कि उनके पास भी प्रूफ प्रमाण नहीं होते। कई समस्याएं आज छोटी छोटी समस्याएं इतनी उलझी हुई हैं, हमने तो समझ में नहीं आता कि इतने सालों तक ये सिस्टम में कोई घुसा ही नहीं,
जैसे उदाहरण के लिए करनाल शहर आधे से ज्यादा अब जो रिकॉर्ड निकल के आ रहे हैं तो श्यामला जमीन पर बसा हुआ, आधे से ज्यादा। अब बनाएंगे उसका कोई एक्ट बनाएंगे, कुछ और करेंगे। तो मैं करनाल चौक खुद जाकर बैठता हूँ, बात करता हूँ। बाकी शहरों का भी देखना पड़ेगा। हमने ये जो दुकानों की 20 साल पुरानी जो किसी के पास कोई वो है, किराए पर बैठा है, कोई रसीद है, कोई पट्टेदारी है, ये है वो है, हमने कहा कि ठीक है सब उनको दे दो, ये रेट ले लो। सब उन्होंने अप्लाई करना शुरू किया। अप्लाई करने के बाद जब रजिस्ट्री कराने लगे तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ये लगा कि मलिकियत जो है यूएलबी की है ही नहीं। वहां दुकानें बना दी, जमीन इरिगेशन की है, किराया यूएलबी ले रही है। तो रजिस्ट्री रेवेन्यू वाले तो कहेंगे कि जो मालिक है वही तो रजिस्ट्री करके देगा, अब यूएलबी तो नहीं करके दे सकता। अब अल्टीमेटली इनका हल निकाल रहे हैं। फिर मैंने जितने भी शहर के अंदर विभाग हैं उन सबको कहा इस पॉलिसी को अडॉप्ट करो। अडॉप्ट करने के बाद अब हो जाएगी, अडॉप्ट होगी तो फिर वो भी रजिस्ट्रियां हो जाएंगी। तो व्यवस्थाओं को करने में हमें बिल्कुल क्लैरिटी है कि हम पिछली सरकारों की तरह नहीं कि समस्या ली और कारपेट की नीचे दबा दी। हम तो समस्या के अंदर घुसते हैं और मैं तो आह्वान करता हूं कि आप समस्या लाओ, समाधान हम हैं, हम करेंगे ना समाधान। हाँ जी, अभी वो गवर्नर साहब हमारे जो है वो बुलाएंगे, उनको मैंने कहा है। सर प्रदेश में क्लर्क हड़ताल पर ये वही वाली बात है कि 4 गुना और उससे ज्यादा क्यों नहीं, क्योंकि जब एग्जाम हो जाता है तो 4 गुना को क्यों ही चांस दिया जाता है, बाकी भी क्लियर है। उसके बारे में कोई फैसला लेना? देखिए फैसला नहीं, पहली बात तो ये है कि पहले भी कोर्ट्स में जितने केस जाते रहे हैं कोर्ट्स एक ही बात कहते हैं कि आपने फॉर्म भरवाने से पहले जो शर्तें रखी हैं आप यू कैन नॉट चेंज द रूल्स इन बिटवीन द गेम। इसलिए जो रूल्स आपने उस समय बनाए हैं जिसको देना है उसी रूल्स के हिसाब से देना है। तो ये जितने लोगों ने फॉर्म भरे थे 11 लाख 12 लाख, उससे पहले की नोटिफिकेशन है ये कि जो पास होंगे कट ऑफ मार्क्स के बाद उनके में से जितनी पोस्ट हैं उसका 4 टाइम्स हम अगला जो फाइनल टेस्ट है 4 टाइम्स मैक्सिमम संख्या इतनी ही लेंगे। तो उसके हिसाब से ही उन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं, उसके हिसाब से ही पहला टेस्ट दिया है। अब इन बिटवीन कुछ लोग उनको इस नाते से, और खास करके उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनको उकसाते रहते हैं कि गारंटेड तुझे नौकरी लेके दूंगा। अब उनके पास कौन से फार्मूले हैं, वो चले गए पिछले फार्मूले पिछली सरकारों के, वो इस सरकार में से कोई फार्मूला ऐसा नहीं है कि वो गारंटी कर सके मैं तुम्हें नौकरी लेके दूंगा। अब जिनको गारंटेड उन्होंने पढ़ाया है, पढ़ाने के नाम से पैसे ले लिए, कोचिंग के नाम से पैसे ले लिए, अब उनका 4 गुना में नहीं आया तो बाहर हो गए, उनका सिर खाते हैं। आप तो हमको गारंटी ले रहे थे, हमको तो पेपर ही नहीं बैठे दे रहे। अब ऐसे ऐसे लोग हैं जो इनको उकसा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं कोई इसमें बात आएगी भी सही दूसरे स्टेट का अध्ययन करने के बाद, तो अगली कोई एडवर्टाइजमेंट होगी उस समय तो कुछ सोच सकते हैं। लेकिन इस समय जो एग्जाम होंगे वो तो उन्हीं शर्तों पर होंगे जो पहले नियम लिखे जा चुके हैं। उस नियम को आज हम बदलते हैं तो कोई और व्यक्ति वो कोर्ट में खड़ा हो जाएगा, सारा रद्द हो जाएगा, फिर ये सारा फंस जाएगा। हम इन भर्तियों को ईमानदारी से करना चाहते हैं, भर्तियां हो जाए, योग्य व्यक्ति नौकरी ले जाए। ये जो बांटने वाली प्रक्रिया थी ना, ये चली गई पिछली सरकारों के साथ। अब हम बांटते नहीं हैं, हमसे तो योग्यता वाले लोग लेके जाते हैं। अगले विज्ञापन में शर्तों में बदलाव हो सकता है, मैंने बताया वो उस समय विचार करेंगे जब ये सारा एग्जाम हो जाएगा, इसके क्या परिणाम निकलेंगे, बाकी स्टेट्स का क्या अध्ययन करेंगे, नई एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उससे पहले सोचेंगे। आज किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं। लेकिन जो पूर्व में सत्ता में रहे हैं वो तो सीधा सीधा ये कहते हैं कि आप तो समस्या खड़ी कर रहे हैं, परिवार पहचान पत्र आपने समस्या खड़ा कर दिया, लोग धक्के खा रहे हैं। किसानों के लिए आपने किसानों के लिए कई पोर्टल बनवा दी और किसानों को असमंजस है इन पोर्टल में करें क्या, मतलब आपके पोर्टल की आपकी व्यवस्था परिवर्तन पे तो चलो उनका सवाल है। तो कहते हैं कि यही तो आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। ऐसा है कि इसमें से लाभ कितने लोगों को हो रहा है और परेशानी कितने लोगों की है, ये आंकड़ा शायद वो कभी नहीं बताएंगे, हम आपको बताएंगे। मानो ये प्रॉपर्टी आईडी का विषय ले लिया उन्होंने। हम जब कह रहे हैं कि 8 लाख लोगों में से 5.5 लाख लोगों की कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक हो गया, हर सप्ताह हम 20-30-50 हजार करेंगे, कुल मिला के 3 लाख लोगों की अगर करनी भी है, कोई सब 3 लाख लोगों को आज ही जरूरत ऐसा तो नहीं है, उसमें प्रायोरिटी पर भी लोग करा सकते हैं।
और उसके नाते अगर महीने में 2 महीने में जब ठीक हो जाती हैं तो एक व्यवस्था तो बन गई ना कि उस प्रॉपर्टी का अब कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। उसका लाभ कितने लोगों का हुआ, अब यही विषय परिवार पहचान पत्र का है। परिवार पहचान पत्र का लाभ कितने लोगों को हुआ है इसका अंदाजा उनको नहीं है। उनको तो अंदाजा ये है कि जो लोग गलत बयानी करके मेरी इनकम ठीक नहीं है जी, मेरी इनकम बढ़ा दी है, इसको कम करो, उनके अपने लालच भी हो सकते हैं और गलती भी हो सकती है। अब इसमें मान लो इनकम टैक्स पेइज अगर 3.25 लाख लोगों के हमने राशन कार्ड काटे हैं तो प्राइमा फेसी तो ये लगता ही होगा ना ठीक है, जो इनकम टैक्स पे कर रहा है वो क्यों ले रहा राशन। लेकिन उसमें दूसरी गलतियां ध्यान में आई। लोग कहते हैं, कुछ लोग मिले मुझे भी, कि हमने तो इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स, इसलिए इनकम टैक्स की रिटर्न भरी थी, लोन लेना था। बैंक वाला कहते हैं आपकी इनकम कितनी है, ज्यादा इनकम दिखाओगे लोन ज्यादा मिलेगा। अब या तो वहां गड़बड़ है या यहाँ गड़बड़ है, एक गड़बड़ तो छोड़नी पड़ेगी कि जो एक्चुअल इनकम है वही उसको बैंक को भी वही बतानी पड़ेगी, और अगर ज्यादा है इनकम टैक्स भरा तो फिर यहां से कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो हम लोगों को एक, जिसको कहना चाहिए, एक प्रॉपर वे में उनको सिस्टम में आ जाए, सबको लाभ होगा। कोई समय था दुकानदार 2 भैया बनाता था, एक दुकान पर रखता था, एक घर में रखता था। जीएसटी लगने के बाद कितनी शिल्पों हुई जीएसटी की, हुई ना। आज एक भाई रखता है, वही दुकानदार खुश है, वही इंडस्ट्री वाला खुश है, जान छूट गई। अब जो है वही है, इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया। तो ये चीजों का लाभ एक समय पर मिलता है, और कभी कभी कोई श्रेणी ऐसी होती है जिसको लाभ मिलना ही नहीं है। अब जैसे मानो आज ये घोषणा मैंने कर दी अनमैरिड की, अब जो लोग इसमें पात्र नहीं है वो तो नहीं है, होते रहे परेशान। कल को मेरे जैसे तो क्लेम कर सकता है। ऐसी घोषणा करने वाला हरियाणा पहला राज्य, हरियाणा पहला राज्य है। नहीं बताया ना, वो ओल्ड एज में चला मिलेगी एक ही, हाँ एक ही, दो नहीं मिले। आपको पेंशन मिलेगी नहीं, इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है। आज है ना, आज है ना, अनएम्प्लॉयड होने के बाद तो खत्म हो जाती है। हाँ मिलेगी, पड़ा है, उसी का ब्याज ही आ जाएगा इतना तो। चलिए, मैं आप लोगों की किसी की आवश्यकता हो तो मेरे पास आ जाना, मैं भी दे दूंगा। एक बार वो पूछ लें। और लगातार इसके विपक्षी बोलता रहता है कि सीएम साहब का जीरो टॉलरेंस की नीति बहुत आगे बढ़ रही है। पर 2 विषय उन्होंने उठाए, एक कल भी उठाया था, आपके ध्यान में नहीं होगा। अमृत योजना का उन्होंने कहा कि जो डीएनआईटी का जो रेट था 2200 करोड़ रुपए, वो 250 करोड़ पे चलेगा। 428 करोड़ का घोटाला सीधा था। हालांकि टेंडर 250 के वहां ओपन हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, हाई पावर परचेज मंत्री ने जो पाइप डालने का रेट तय किया था, उससे ज्यादा 25 से 30% ज्यादा रेट पे पाइप में खरीद के बाहर से। उन्होंने कहा कि एसीबी आजकल बहुत काम कर रही है, हरियाणा के आईएएस अफसरों की पकड़ रही है, तो एसीबी से जांच कर दे। देखिए, पहली बात तो कोई इस प्रकार की शिकायत को प्रमाण सहित को देंगे तो उसके ऊपर निश्चित छानबीन होगी। कोई भी हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी बख्शा नहीं जाएगा, एक बात। निर्दोष को कुछ होगा नहीं, दूसरी बात। तीसरा, जहां तक ये सारे सिस्टम्स होते हैं, पहले तो मैं इतनी गहराई तक नहीं गया था, लेकिन गहराई में जाने के बाद हमको भी चीजें ध्यान में आई हैं। अब तो हर चीज हमारी हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर टेंडरिंग होती है, पारदर्शिता होती है, और संयोग से अब उसकी चेयरमैनशिप भी मैं ही करता हूं। जो डीएनआईटी के रेट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पर होते हैं, और उसके बाद लगातार रेट कम ज्यादा होते रहते हैं बाजार के। पहली बार ये जो हरियाणा एचएसआर जो है ये बना था हमारा 1982 में, इससे पहले 1982 के बाद कितने साल बाद बना? अब तो बना था ये 2018 में, 2020 में, यानी 18 और 20 38 साल के बाद बना। अब उस 38 साल के बाद रेट नहीं बढ़ते ऐसा थोड़ी है। तो उस समय तो किसी हिसाब नहीं लगाया कि डीएनआईटी इतने का जो रेट है और इसमें इतने का टेंडर हो गया, क्योंकि इररिलेवेंट हो गई चीज। जैसे उदाहरण के लिए हमारे जो पे फिक्स होते हैं हर 10 साल के बाद फिक्स होते हैं, उसके बाद महंगाई रेट के ऊपर तो डीए तो बढ़ता ही रहता है। अब ये अलग बात है कि पिछले जो 2006 से 2016 130 या 32% डीए हो गया था, और अभी डीए 7 साल में 16 से 23 45% हुआ है। 7 साल में 45% है। आप में से कोई सरकारी कर्मचारी का नजदीक आदमी हो तो बताओ 45 है कितना है? नहीं, 42 तो पिछली बार था, अभी 3 और शायद जुलाई, अभी कल जुलाई, अभी जुलाई, लगभग ऐसा 3% मान के चला जा रहा है।
तो 45%, 3 साल बचे हैं, इस रेशो से 3% में कितना हो जाएगा? 60% मैक्सिमम। और पिछला कितना था पिछले 10 साल में? 130%। तो इसलिए ये चीजें ध्यान करने लायक है कि कब चीज कौन सी क्या होती है। तो ये रेट्स ऐसे ही बढ़ते हैं। फिर जब कोई भी चीज फिक्स की जाती है कि ये DNIT का रेट मानो 100 रुपया है, उन्होंने इंजीनियर्स कैलकुलेट करते हैं अपने तरीके होते हैं करके, वो कोई मार्केट रेट नहीं होता। मार्केट वो होता है कि आपने उसका टेंडर निकाल दिया, और टेंडर लगाने में एक ओपन टेंडर है, बाजार में है, बाजार वाला कोई भी आदमी 110 से देने के लिए नीचे देने के लिए तैयार ही नहीं है उसको। तो रेट तो फिर जो मार्केट वाले बताएंगे वो लेना पड़ेगा, DNIT वाला थोड़ी बताना पड़ेगा। हाँ, उस टेंडर में कोई कमी रही, वो रेट वास्तव में बाजार में 100 ही था और टेंडर 110 में दे दिया गया, तो ऐसा प्रूफ तो उनको लाना पड़ेगा। अगर वो प्रूफ लाएंगे हम उसके ऊपर एक्शन कराएंगे। तो कह रहे हैं DNIT से 10% आगे तो हो सकता है, लेकिन कई जगह 30-20% ये तो 100% भी आगे गए थे कई टेंडर, और उनके टाइम पर भी गए थे। एक टेंडर 5 लाख रुपए का और काम हुआ 95 लाख का, कितने परसेंट हो गया? 1900%। लेकिन उसके रेट बढ़ने के कई तौर तरीके, कई बातें होती हैं। जैसे स्कोप वर्क बढ़ा देते हैं। स्कोप वर्क में एक गली बनानी थी, ठेकेदार लगा दिया, और वहां किसी को ध्यान में आया गली तो दूसरी भी खराब है, इसी टेंडर इसी को ठेकेदार दे दो। वो कहते हैं इसी रेशो में उसको बढ़ा दो। अब रेट तो बढ़ गया उसका, लेकिन वर्क, स्कोप ऑफ वर्क ये बढ़ा क्या? या रेट का अनाउंसमेंट, जो मार्केट रेट है, कई बार अचानक जंप करता है। बहुत चीजें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है मामला, क्या करेंगे? रिलायंस से हमारा झगड़ा हो गया पावर का, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक विषय गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं अभी इतना महंगा हो गया है कोयले का, अडानी का, नॉट रिलायंस, अडानी का। तो उन्होंने फैसला दिया, फिर उनका इस पर समझौता करो। हमें लगा समझौता नहीं करेंगे तो ये पावर ही बंद हो जाएगी। सभी स्टेट्स ने किया समझौता, हमें भी करना पड़ा, रेट्स कैलकुलेट करने पड़े, क्योंकि जो कोल था वो इम्पोर्टेड कोल था। अब इम्पोर्टेड कोल का ना उनके हाथ में ना हमारे हाथ में। तो बहुत चीजें मार्केट रेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसके बावजूद कहीं कोई कमी मिले, कहीं कोई उसके अंदर किसी प्रकार की गड़बड़ी मिले, लिखित शिकायत देनी पड़ेगी प्रमाण सहित, बजाय वो इधर उधर बोले। जो अमृत 2 आया है, वो अब उसको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग को दे दिया, वो अच्छा किया, पहले वो ULB को दिखाएगा। देखिए ULB में वो एक्सपर्ट नहीं है। देखिए वो एक अलग बात, अलग विषय है उसका विस्तार से लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सेंटर में जो हमारा नगरीय विभाग है, क्या नाम है उस विभाग का? शहर में शहरी विभाग, हाँ। तो वो उन्होंने क्योंकि उस योजना को चलाया था, नोडल डिपार्टमेंट जो होता है उसको आगे फिर किसी डिपार्टमेंट को देना होता है। उन्होंने कहा कि ULB को दो। हमें ध्यान में आया कि ULB के काम और जो पब्लिक हेल्थ के काम है उसमें कई बार मैचिंग में गड़बड़ होती है, क्योंकि अल्टीमेटली ये काम सीवरेज का, पानी का, ये सब पब्लिक हेल्थ का काम है। इसलिए हमने, क्योंकि पिछली बार कुछ शहरों में ये कमी हमको ध्यान में आई है, लेकिन उसमें कोई एम्बेजलमेंट हुई ऐसा नहीं है, टेक्निकल गड़बड़े हैं, इंजीनियरिंग लेवल की गड़बड़े हैं, वो हमको ध्यान में आई। उस डिफेक्ट को ठीक करने में हो सकता है हमको थोड़ा पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन दूसरा कोई कारण कोई कह के इसलिए बदला, ULB में गड़बड़ थी इसलिए पब्लिक हेल्थ को दिया। पब्लिक हेल्थ का एक्सपर्टाइज है उसमें, इसके लिए उनको इस बार एक आखिरी सवाल, चलो। पंजाब के साथ लगते हरियाणा के जो जिले हैं वहाँ नशा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि आपने टास्क फोर्स का भी गठन किया, जिलों में भी अब ये जो है फोर्स काम करेगी, लेकिन अब NIA के हवाले से ये खबर है कि हरियाणा के उस तरह के जिले जहाँ पर देशों से जो ड्रग आती है वो यहाँ रिफाइनरी के तौर पर यहाँ पर रिफाइन की जाती है। करनाल और कुरुक्षेत्र का उसमें हवाला दिया गया कि यहाँ एक रिफाइनरी स्थापित की गई। क्या आपके पास इस तरह की जानकारी? देखिए ऐसा कोई विषय मेरे पास नहीं आया है, लेकिन अगर कोई ऐसा विषय आता तो हम उसके ऊपर संज्ञान लेंगे। हाँ, नशे की जो लत है या जो आदत है कुछ जिलों में बढ़ी है, खास करके जो पंजाब के साथ लगते हुए जिले, उसमें पहले भी नेशनल जो क्राइम ब्यूरो है उसके अंदर 10 जिलों का नाम हमारा हरियाणा का भी आया था। हम उसके लिए अलर्ट हैं, उस पर काम करने के लिए। पीछे हमने 26 जून को सभी सामाजिक संस्थाएं, उन सब लोगों को बुला करके एक वातावरण बनाया गया है कि वो सभी इसको ओन करें। और जिला शाह जो अपना टास्क फोर्स बन रही है, प्रदेश की टास्क फोर्स बन रही है, तो इसमें पुलिस के विभाग के लोग भी लगे हैं। सब जनता को इसमें शामिल करके इस अभियान को आगे हम बढ़ाएंगे, ताकि एक अभिशाप है ये, तो ये अभिशाप कैसे हम दूर कर सके, बच सके। लास्ट
ये कब तक सिरे चढ़ जाएगी? उसमें जैसे दूसरे विदेश से लाने की कोई हरियाणा में पहली बार इतना बड़ा आयोजन या देखिए, हमारी कल भी बैठक हुई है। कल 5 थी कि 6? कल परसों बैठक थी। कल तो कल भी केंद्र के जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेस्ट के लोग आए हुए थे और हमारी भी टीम गई थी, टूरिज्म की, बाकी सब ज्वाइंट एक एफर्ट है। उस पर बहुत चीजें काम हो गए हैं, उसके स्टेप्स भी तय कर लिए हैं कि जो चीजें हमारे डिपार्टमेंट्स के लेवल पर हैं, कुछ रेवेन्यू लेवल की हैं, कुछ जेएलबी की हैं, बाकी सब हैं, फॉरेस्ट की भी हैं, वो सब कर रहे हैं उसमें। और एक धीरे धीरे एक काम बढ़ाते हुए उसकी पीएमसी वगैरह तय करना है। और कल एक प्रेजेंटेशन भी हमने देखी है, कोई इंटरनेशनल लेवल के लोग आए हुए थे, उन्होंने हमें प्रेजेंटेशन दी है, अच्छी प्रेजेंटेशन थी। लेकिन एक और पीएमसी, उनको भी टेंडर में 2 नाम आए हैं, वो भी हमको बताएंगे, दिखाएंगे। फिर इसके बाद एक चयन करके और किसको हमको काम देना है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि प्रेजेंटेशन के बाद ही फैसला कर सकते हैं कि इनका काम ठीक है या उनका काम ठीक है। वर्ल्ड वाइड जितने अच्छे जू हैं उन सब का अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद ये, क्योंकि कार्यक्रम केवल कोई हरियाणा सरकार का अकेले का नहीं है, केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व है, हरियाणा भी है, और वर्ल्ड वाइड जो अच्छी चीजें हैं वो हम देख भी रहे हैं। मैं पीछे शारजा में खुद भी गया था, तो उस नाते से इसको जल्दी शुरू करेंगे। और मुझे लगता है कि पहला फेज इसका 2025 के आसपास इसको हम शुरू करने, पब्लिक को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। कई फेज में काम होंगे। एक दो बातें और मैं जरा आपके सामने रखनी है। एक तो आपकी जानकारी के लिए, जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग को एक प्रमाण पत्र ये हमको देना होता है। तो हमारे पास अभी जो संख्या है लगभग 2,78,000 कुल संख्या है, जिसमें से पेंडेंसी जो है वो कुल 73,197 लोग ऐसे हैं जो 26% बनते हैं, जिनको अभी दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं दिए जा सके। अब चूंकि ये डाटा हमारे पास परिवार पहचान पत्र का आ गया है, हमने निर्देश दे दिए हैं डिपार्टमेंट को कि यूडीआईडी कार्ड जो है वो जल्दी से बनाए जाएं, और उसका जो एक्सपेक्टेड टाइम है, अब वो हर जगह अलग अलग, जितनी वर्कफोर्स है या जितनी पेंडेंसी, उस हिसाब से सबने 2 सप्ताह से लेकर के और मैक्सिमम 8 सप्ताह का समय लिया गया है। तो ये 8 सप्ताह के अंदर अंदर ये जो 73,197 लोगों के दिव्यांग प्रमाण पत्र ये बन जाएंगे, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बड़ी कठिनाई लोगों की थी, जिसके ऊपर हमने ध्यान करके इसको आगे बढ़ाया है। ऐसे बनने चाहिए, लेकिन अब लोग धक्के खाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनके किसी का सर्टिफिकेट नहीं बना, किसी का कुछ नहीं है। अब वो सर्टिफिकेट भी बनेंगे, हमको इसको मेडिकल बोर्ड भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत स्लो काम हमारे मेडिकल हेल्थ साइड में जो इक्विपमेंट्स हैं, जो टीमें हैं, वो काम नहीं कर पा रही थी। तो अब उसको हमने कह के ये 8 सप्ताह में पूरे कर ऑटोमेटिकली एक अभियान ले रहे हैं। इन सबके कार्ड 8 सप्ताह के अंदर बन जाएंगे, आगे ये साथ साथ बने ऐसी व्यवस्था करेंगे। इसी प्रकार एक विवाद बड़ा जबरदस्त इसमें सामने आ रहा है दिव्यांग प्रमाण पत्र के मामले में, कि जो बड़ा हॉस्पिटल है, जैसे पीजीआई पूरा एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है नॉर्थ इंडिया, अगर उसने एक दिव्यांग को 70% या 60% का प्रमाण पत्र दे दिया, अब उन्होंने व्यवस्था बदल दी कि जिलों में जाके कराइए आप। जिलों में जाके जब करा रहे तो जिलों में वो परसेंटेज डाउन कर दी उन्होंने। जब एक प्रमाण पत्र पीजीआई ने इशू कर दिया, या तो उसकी व्यवस्था के मुताबिक करें। ऐसा है कि वैसे तो इस प्रकार की जो डिस्क्रिपेंसी आती है उसमें एक अपील भी होती है, और अपील के बाद स्पेशल बोर्ड बनता है, वो बात ठीक है कि ये ठीक है। फिर भी ऐसे केसेस कितने हैं, और हमको अगर हेल्थ डिपार्टमेंट और पीजीआई के लोगों की कोई जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कोई तालमेल, उनकी मीटिंग करानी होगी ताकि पैरामीटर्स एक जैसे फिक्स करें। तो पैरामीटर्स में छोटी छोटी बात के ऊपर कई बार चेंज हो जाता है। मानो पोलियो है, कितने % है, वो उनकी मशीनें अलग टाइप से उसको करती हैं। हाथ का कोई अंग कटा है, उंगली कटी है, यहाँ तक कटी है, यहाँ तक कटी है, इसमें भी कई वेरिएशन आ जाती हैं। तो वेरिएशन थोड़ी बहुत तो सब जगह की अपनी अपनी मिलेगी, मेजरमेंट के विषय है, लेकिन ज्यादा वेरिएशन आती है तो वो जरा चिंता की बात है। एक विषय और, एक नॉर हमने एक ऐसी योजना दी है, उसकी नोटिफाई तो हो चुका है, लेकिन आपसे शायद उसकी चर्चा हमारी बहुत कम हुई है, और वो योजना है दयालु योजना। दयालु योजना में भी हमने जो गरीब परिवार हैं, आए वही 1,80,000 कि जिनके परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, उसको तुरंत कोई ना कोई आर्थिक सहायता मिले। हालांकि ये योजना कोई खुशी की योजना नहीं है, लेकिन पीड़ित परिवार को सहायता मिले, इसलिए एक संवेदनशीलता दिखा करके हमने ये काम किया है। और उस योजना में अगर 1,80,000 से नीचे का परिवार है और उसमें 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, 5 नहीं 6 है,
क्यों 6 है? 6 वर्ष से 12 वर्ष तक उस परिवार को 1 लाख रुपया मिलेगा, किसी भी कारण से डेथ हुई हो। वो है कि डेथ का रजिस्ट्रेशन अब धीरे धीरे उसको फास्ट कर रहे हैं कि हर डेथ जो है दैट शुड बी रजिस्टर्ड, हर बर्थ है दैट शुड बी रजिस्टर्ड। इसकी व्यवस्था हम बना रहे हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट से बनेगी, चाहे आंगनवाड़ी से बनेगी, चाहे गांव में चौकीदार, शमशान घाट, ये सबको इन्वॉल्व करके और उसकी व्यवस्था बनेगी। अभी तक ये सारा मैं बताता हूँ, फिर संख्या बताऊंगा। 12 से 18 वर्ष तक, 12 से अधिक और 18 तक उस परिवार को ऐसे किसी सदस्य के जाने के बाद 2 लाख रुपए मिलेंगे, और 18 से 25 वर्ष तक ये 3 लाख मिलेंगे। इसमें सब में 18 से ऊपर की कुछ सरकारी योजनाएं जैसी होती हैं, प्रधानमंत्री मानो जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना, वो 2 लाख रुपए वहां से मिलेंगे और 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा सरकार और देगी, तो कुल 3 हो जाएंगे। 25 वर्ष से 40 वर्ष तक इसमें 5 लाख का प्रावधान किया गया है। 2 लाख रुपया तो उस योजना में से, चाहे वो जीवन ज्योति बीमा योजना हो या सड़क सुरक्षा बीमा योजना हो, और 3 लाख रुपया सरकार अलग से देगी। 40 से ये हमने 45 कर दिया था, आपके पास डाटा पुराना है। ये 25 से 45 से 45 और 45 से 60। ये 25 से 45 है, और 45 से 60 अगेन ये 3 लाख रुपया है ना। 45 से 60 ये 3 लाख रुपया। इसमें भी नहीं, इसमें भी एक श्रेणी में 2 लाख 45 से 50 वालों को मिलेगा, वो श्रेणी है PMJJBY, और दूसरी श्रेणी में वो 60 साल तक क्या, वो 70 साल तक भी मिलेगा, वो 2 लाख मिलेगा। लेकिन वही है जो इन योजनाओं से मिलेगा, उसके बाद अतिरिक्त 1 लाख रुपया 45 से 50 ये सरकार देगी, और 50 से 60 भी 1 लाख रुपया उस योजना में जो मिलेगा, उसके अलावा 1 लाख रुपया सरकार और देगी। तो मानो कुल मिलाकर के 6 से 12 1 लाख, 12 से 18 2 लाख, 18 से 25 3 लाख, 25 से 45 5 लाख, 45 से 60 3 लाख, और फिर 60 से 70 उस योजना में ही 2 लाख मिलेगा जो योजना का बीमा हुआ हुआ। इसके ऊपर कोई योजना नहीं। तो ऐसे परिवार अब जिनको पता लग गया और रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया उन्होंने, 227 लोगों को ये पैसा जा चुका है। लगभग 600 लोग अब लिस्ट में और हैं जिनका वेरिफिकेशन होते ही और वो पैसा उनको तुरंत चला जाएगा। वेरिफिकेशन का भी एक ऑटो मोड बना रहे हैं हम, ताकि जहां रजिस्ट्रेशन उसकी डेथ की अगर साथ साथ होती रहे तो उस रजिस्ट्रेशन के बाद फिर ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। अभी डेथ का रजिस्ट्रेशन लोग 1 अप्रैल से ये बेनिफिट चालू हो चुका है। तो 1 अप्रैल के बाद जिन भी लोगों की डेथ हुई है और वो प्रमाणित उस डेट के हिसाब से वो कर देते हैं, तो इनको ये लाभ पोर्टल पे ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। ऑनलाइन। पॉलिटिकली बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा चलेगा। गीता का संदेश है कि जो हुआ सो ठीक हुआ, जो हो रहा से ठीक हो रहा, जो होगा सो ठीक होगा। धन्यवाद। मेरा प्रेस के बंधुओं से अनुरोध है कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर भोजन की व्यवस्था है, तो भोजन के उपरांत ही आप लोग तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वही उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 71,000 लोगों को इस योजना से लाभ मिलेगा। 1 जुलाई से ये फैसला लागू होगा। आंदोलन के दौरान हुए 54 केस वापस होंगे, अनुसूचित समाज के लोगों के केस वापस होंगे। तो सीएम मनोहर लाल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां नए विधानसभा भवन को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जमीन फाइनल हो चुकी है, फॉरेस्ट विभाग के फाइल पास। वही आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जल्द ही अप्रूवल मिलेगा। कुछ तकनीकी कारण सामने आए हैं। जमीन रजिस्ट्री के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, इंतकाल के लिए पोर्टल लॉन्च किया क्या है, तो पोर्टल ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ म्यूटेशन की जरूरत है। वही 10 दिन के अंदर इससे जमीन का इंतकाल हो जाएगा। रजिस्ट्री की पावर एसडीएम और डीआरओ को भी दी गई है, और अब एसडीएम और डीआरओ भी रजिस्ट्री कर